मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था। डी ब्लॉक का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। कल के लेक्चर में हमने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर कितनी श्रेणियां होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और 3D श्रेणी का जो अपने पास तत्व थे उन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में स्टडी किया था हमने लास्ट। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ाते हैं और 4D श्रेणी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 4D श्रेणी के तत्वों के नाम लिख देता हूँ वापस एक बार, और उसके बाद हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, 4D श्रेणी। अब 4D श्रेणी जो है, इसके लिए n जो है अपने पास 5 होगा भाई, 5वें आवर्त में होती है ये, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि इसके लिए n की जो वैल्यू होगी वो 5। यहां पे ये ऐसे लिख सकते हो आप कि 4D श्रेणी 5वें आवर्त में होती है। 5वें आवर्त में हो गई, इसलिए n की वैल्यू हो गई अपने पास 5। ठीक है, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही है, मैं एक बार लिख देता हूं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो देखो क्या होता है, n-1d 1 से लेकर 10 तक, और ns में 0, 1, 2। लास्ट वाले में हमने केवल यहां पर 1 और 2 लिखा था। ठीक है, अब इसमें 0 और ऐड हो गया भाई, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो मैं तत्वों के नाम लिख देता हूं कौन कौन से है। इसकी शॉर्ट ट्रिक थी अपने पास, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आगे कूद। ठीक है भाई, ये 10 तत्व थे अपने पास 4D श्रेणी के लिए। अब n की वैल्यू आपको मिल गई, आप यहां बस वैल्यू पुट करोगे। और मैंने उससे पहले आपको इस श्रेणी में कुछ अपवाद बताए थे कि जिनका जो अपवाद, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपवाद होता है। सबसे पहले मैं अपवाद वाले के बाद में पहले आप इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, n की वैल्यू आपको मिल गई 5 है, तो अब इसके लिए लिखना है अपने को। सबसे पहली बात ये 39 नंबर पे आता है, और ये लास्ट हो गया अपने पास, इसको थोड़ा सा और ये हो गया अपने पास 48 नंबर का। ठीक है, तो देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राफ में तो आ गया n-1 तो हो गया अपने पास 4D, और ये हो गया 5s। ठीक है, तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है, तो D में इसमें तो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग हमने भर दिया कि भाई s में अपने पास इसमें मोस्टली क्या होता है, s की ऊर्जा जो होती है वो इस 4D के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसलिए क्या करा हमने 4s को भरते हैं पहले, और इसको पूरा भर के फिर हम इसको भरेंगे। तो देखो किस तरीके से भरना है। 39 जो है, 39 जो तत्व है अपने पास, ये आ गया 4D का, यानी 5वें आवर्त का है। 5वें से पहले चौथे आवर्त का अंतिम तत्व कौन होता है भाई? अंतिम जो तत्व होता है वो 36 नंबर का। ठीक है ना, 36 के बाद में s ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो 5वें आवर्त में घुसते सबसे पहले s के दो तत्व आ गए, उसके लिए हमने s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, तो हो गए 36, तो उधर खत्म हो गए, 37, 38 ये हो गए, और ये हो गया 39। ठीक है, अब 40 में जाना है, तो हम क्या करें भाई, 5s में हमने भर दिए 2, और 4D के अंदर भर दिए 2, तो 36 तो ऊपर खत्म हो जाते हैं भाई चौथे आवर्त के अंदर। 5वें आवर्त में आते हैं, सबसे पहले आ गया s के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 38 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और भर दिए, तो ये हो गया अपने पास 40। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ये तत्व बताए थे आपको अपवाद। ठीक है ना, तो देखो भाई इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, ये अपवाद वाले भाई, इनको आप स्टार मार्क मैंने करके बताया था आपको।
ठीक है, ये 6 तत्व जो है अपने पास ये अपवाद के, ठीक है। अब अपवाद तो है, हमें पता है, इन सबको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अपने पास उपाय नहीं है भाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए ये करते हैं, जो अपने पास पैलेडियम है ना, पीडी पैलेडियम, इसको आप सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ज्यादा याद आप रखो ना रखो, लेकिन ये वाला आपको याद रखना जरूरी है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसका जो 5s जो होता है, 5s, इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहली बात, 5s के अंदर होंगे इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। बाकी के जो अपवाद वाले हैं उन सब के s में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिनमें कोई अपवाद नहीं है उनका s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो भाई, मैं डायरेक्टली अब क्या कर रहा हूं, जो एक्सेप्शन वाले हैं ना, अपवाद वाले, उनके अंदर s का इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं भाई। तो इसके s में कितने आ गए भाई, 5s में 1, इसका भी 5s कितना होगा भाई, 5s1, इसके भी 5s1, इसके भी 5s1, इसमें लिख देंगे 5s0, ठीक है। और इसका आ जाएगा 5s1, ठीक है भाई, ये लिख दिया भाई। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं। देखो किस तरीके से, 40 तो हो गए, ठीक है। 40 के बाद हमें भरने हैं यहाँ पर 41 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 36 कंप्लीट कर दिए, 36 के बाद अपन चलते हैं डायरेक्टली 5s में, ठीक है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 36 के बाद में यहाँ 41 में आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर दिया, बाकी बच गए कितने, 4, वो किस में आ जाएंगे, 4d, ठीक है भाई। वापस रिपीट कर रहा हूं, चौथे आवर्त का अंतिम तत्व जो होता है वो 36 नंबर होता है। वहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें नहीं देखना है, उसके आगे देखना है हमें सामान्य के अकॉर्डिंग। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आता है s, s के अंदर हमें पता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन होगा अपवाद स्वरूप, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बन गया, टोटल बनने थे हमें 5, 36 से 41 तक जाने में हमें 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक हमने यहां भर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरने पड़ गए। तो यहां पर कितने आ जाएंगे भाई, देखो ये आ गया अपने पास 42, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 5d5, ठीक है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसको छोड़ो एक बार के लिए, इस पे आओ। इसमें हमने लिख दिया s में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4d में कितने होंगे भाई, 4d में हो जाएंगे इसके 7, ठीक है। और इसके 4d में हो जाएंगे 8, इसके कितने हो जाएंगे भाई, इसके 4d में डायरेक्टली 10। देखो कैसे, 0s में 0, पहले आप ये देखो ये कितने नंबर पे, ये आ गया 46 नंबर पे, पैलेडियम आ गया अपने पास 46 नंबर पे, ठीक है। तो 46 वाला जो है, अब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उससे पहले चौथे आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा हो गया, 36 नंबर। हमें कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन भरने s और d के अंदर, s उपकोष और d उपकोष के अंदर हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अब क्या करें भाई, सबसे पहले s में भरें, लेकिन अपवाद स्वरूप इसने बोल दिया s के अंदर 0 है, तो अब d में कितने भरें, जितने रह गए उतने सारे के सारे d में, तो d में कितने आ गए 10, ठीक है। इसमें कितने आ जाएंगे 4d10, ठीक है भाई। बाकी में तो आपको डायरेक्टली s के अंदर 2 और d के अंदर 2 बच गए वो, ठीक है। तो देखो भाई, मैं इनको वापस अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखो आगे, यहां तक कंप्लीट। इसके लिए भरते हैं, इसके लिए 5s, ये अपवाद वाला नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, तो अपवाद नहीं, तो इसलिए s के लिए हमने लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो बच गए उसको हम लिख देंगे d के अंदर। कितने हो गए, देखो ये हो गया अपने पास 43 नंबर, 43 नंबर है भाई। 36 से 43 आना है हमें, तो कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 2 कर दिए, बच गया कितने 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला। इसके अंदर देखो भाई, सॉरी 5s में 2 भरने हैं क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो हमें ना 36 से 48 में 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 भर दिए, बच गए कितने 10, 4d10, ठीक है भाई। इस तरीके से हमें इनको याद रखना है, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस रह जाएगा भाई। आप इसको क्या करो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, है ना, किस तरीके से याद रखना है। ये आपको हमेशा याद रखना है शॉर्ट ट्रिक। वैसे मैं आपको
पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं, लेकिन एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं, देखें देखो किस तरीके से। अपवाद, अपवाद वाले देखो दो मैंने अपवाद वाले बता दिए, इनका अनुपात टाइप ले लिया हमने ना। देखो सबसे पहले बिना अपवाद वाले हैं कितने, सबसे पहले एक, ठीक है, ये दो, ये अपवाद, ये अपवाद, ये बिना अपवाद वाला, ठीक है, और ये चार हो गए टोटल अपने पास, कुल मिला के चार तो हो गए बिना अपवाद वाले, बच गए कितने, छह, छह है वो अपवाद वाले, जिनमें से पांच तो ये हो गए, एक दो तीन चार पांच, जिसके अंदर एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैंने इनको पांच को अलग कर दिया और एक को अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको याद रखना ओनली एस का इलेक्ट्रॉन, बिना अपवाद के एस 5s में आ जाएंगे दो, अपवाद वाले जो है ज्यादा वाले, ठीक है ना, इसके अंदर आएगा 5s में एक और इसके 5s में आएगा 0। देखो इस तरीके से, ठीक है, आप इस तरीके से याद कर लेना, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। तो देखो बिना अपवाद वाले चार है, जिनके एस में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें कोई अपवाद नहीं है। अपवाद वाले ज्यादा, देखो ज्यादा है और ये कम है, ये 5 है और ये 1 है, तो 5 वाले ज्यादा है, ज्यादा वाले में एस के अंदर ज्यादा और कम वाले में एस में कम, ठीक है, इनमें कोई अपवाद नहीं है तो एस के अंदर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद करो कि भाई 4 5 और 1 के हिस्से में डिवाइड कर दो और बच गए कितने भाई, एस बिना अपवाद वाले में एस में दो डाल दो, अपवाद वाले जो ज्यादा है उनमें एक डाल दो, अपवाद वाला जो एक अकेला है उसके अंदर एस के अंदर 0 कर दो। ये अपने पास 4D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फटाफट लिखो इसको। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे चलते हैं 5D श्रेणी पर, ठीक है। तो 5D श्रेणी के अंदर जो तत्व है मैंने लिख दिए भाई, इनके जो अपवाद वाले तत्व है मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि तीन है अपने पास, टंगस्टन, प्लेटिनम और गोल्ड। टंगस्टन, प्लेटिनम और गोल्ड वो ये तो अपवाद वाले, बाकी किसी में भी कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सेम रूल से भर दोगे, ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है कि भाई n-1 d के अंदर 1 से लेकर 10 और n s के अंदर आ गया अपने पास 1,2, इसमें 0 वाला कोई यूज नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप सीधा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो, ठीक है। मैं इन तीन के पहले लिख देता हूं क्योंकि ये अपवाद वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम इनके परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लैंथेनम का परमाणु क्रमांक निकालना है हमें। तो जो पांचवी श्रेणी है, सॉरी जो पांचवा आवर्त है, पांचवा आवर्त का लास्ट तो तत्व होता है वो होता है अपने पास 54, ठीक है। तो छठे में आता है, सबसे पहले आ गए छठे के 2 s ब्लॉक के तत्व है, तो 56 हो गए, तो ये आगे 57, मैंने आपको बता रखा था ये आगे 57, ये आता है डायरेक्टली उसके बाद 72 और ये हो गया अपने पास 80, ठीक है भाई। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखने हैं इस तरीके से, तो 72 73 74 75 76 77 78 79 और वो 80, ठीक है भाई। इनमें देखो आपको क्या करना है, इनके s के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है भाई, इनमें ज्यादा कुछ खास अपवाद नहीं है, इनके s के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे इन सब के, बस खाली इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये चौथा तत्व है 1 2 3 4, क्रोमियम वाली ग्रुप लाइन के नीचे है ना, क्रोमियम के नीचे जाता है उसमें है ये अपने पास, तो वो अपवाद वाली लाइन हो गई। उसमें क्या था, उसमें अगर अपन इसको वैसे लिखें तो देखो क्या होता है 5d6s, 6s में 2 और 5d में आ गया अपने पास 4, लेकिन हम क्या करते हैं कि अर्धपूरित स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर भेज देते हैं, तो हम कितना लिख देते हैं भाई 5d में 5 और 6s में 1, बाकी के जो इससे ऊपर वाले जो तत्व है उनमें सेम यही किया था हमने, ठीक है ना, जैसे क्रोमियम और टेक्नीशियम उन सब में हमने ये सेम प्रोसेस किया था।
लेकिन टंगस्टन में ये अपवाद नहीं रहेगा भैया। तो आप क्या करोगे, इनको डायरेक्टली एज इट इज याद रखोगे आप, एज इट इज, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 5d4 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप ऐसा ना हो कि आप इसको इधर भेज दो, ठीक है। अर्धपूरित स्थायित्व तो इसको नहीं देना है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी सब में क्या करो भाई, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो जैसे इसका लिख देते हैं 5s में 1, इसका भी 5s में 1, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन भर के वो हम लिख देंगे d के अंदर, सॉरी 6s में, 6s में 1 और 5d, ये इसका भी 5d, इसके अंदर आ जाएंगे d में 10 और इसमें आ जाएंगे 9, ठीक है। बाकी आपको पता है, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जैसे इसके लिखे, एक बताता हूं मैं आपको, लिखना होता है 5d और 6s। 6s में हमें पता है 2 लिखने पड़ेंगे और इसमें आ जाएगा 1। इसका लिखना चाहो तो कितने हो जाएंगे भाई, 5d 2, 6s में 2। बस सीक्वेंस वाइज आप अरेंज करते जाओ, है ना, आप अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, ठीक है। ओके, लिखो, बाकी सब आप लिखोगे खुद से, और एज ए होमवर्क आप समझ लो इनको आपको लिखना है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो देखो भाई, यहां तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम चलते हैं जो संक्रमण तत्व है, उन संक्रमण तत्वों की गुण के बारे में, कि उनके सामान्य गुण क्या होते हैं, उनके स्टडी करेंगे हम। सामान्य गुण जैसे उनका आकार हो गया, उनकी आयनन ऊर्जा होगी, उनका धात्विक नेचर हो गया, धात्विक प्रकृति हो गई, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, उनकी क्रियाशीलता हो गई, है ना, और वो किस प्रकार से उत्पादों का निर्माण करते हैं, कंपाउंड यानी यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो बात है वो आप लिखो यहाँ पर लिखो, किसी आवर्त के, लिखो ऐसे लिखना, डी ब्लॉक में किसी एक आवर्त में स्थित तत्व, डी ब्लॉक में किसी एक आवर्त में स्थित तत्वों के सामान्य गुणों में सामान्यतया भिन्नता नहीं पाई जाती है, सामान्यतया भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष n-1 d उपकोष में भरता है, n-1 d उपकोष में भरता है, जो कि आंतरिक कक्षा में उपस्थित रहता है, जो कि आंतरिक कक्षा में उपस्थित रहता है। ये देखो भाई, जैसे अपने पास लिखो पहले, जैसे अभी आपने देखा कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन भरते समय हम क्या करते हैं, जैसे हमने s को फिक्स कर दिया, s को फिक्स कर दिया भाई, s में 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ठीक है, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ठीक है। वो इस तरीके से रहता है। कुछ अपवाद वाले अलग चीज है, अपवाद वालों को अगर आप हटाओ, जैसे 5d श्रेणी थी अपने पास, उसके अंदर अपवाद के अपने पास 2 तत्व थे माने तो, ठीक है ना, उसके अंदर हमने कहते हैं कि इसके s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब के अंदर फिक्स है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम क्या करते हैं, जो एक नया इलेक्ट्रॉन आता है वो n-1 d के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। जो गुणधर्म होते हैं ना, वो बाह्यतम सेल वाले, बाह्यतम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निर्धारित करते हैं सामान्यतया। अब होता क्या है कि इसमें बाह्यतम कोश के अंदर तो फिक्स है भाई, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन है वो d के अंदर जाता है, और जो d जो कक्षक है वो कहाँ है, अंदर वाली कक्षा के अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि इनके जो अपने पास गुण होते हैं, उन गुणों में सामान्यतः भिन्नता नहीं पाई जाती है। धीरे धीरे कोई आगे बढ़ने में, अपने पास ऊपर या नीचे जाने में क्या होता है कि इन गुणों में भिन्नता पाई जाती है, सामान्यतः इनमें कोई ज्यादा खास अंतर नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, वो है इनका धात्विक गुण, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने पास धात्विक गुण। मेटेलिक नेचर, इसके बारे में स्टडी करते हैं भैया। तो देखो भाई, धात्विक गुण पे चलते हैं।
ये जो तत्व होते हैं धात्विक प्रकृति के पाए जाते हैं, कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं सभी के सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व सामान्यतः धातु होते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि धातु क्यों होते हैं? जैसे एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सभी धातु होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है ना, सभी धातु होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाह्यतम कोश के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इनका बाह्यतम कोश कौन सा है? वो ही NS वाला, ठीक है ना, ऐसा अंदर वाला N-1 जो है वो आंतरिक कोश हो गया, ठीक है ना। इनके बाह्यतम कोश में एक दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये कठोर तथा आघात वर्धनीय होते हैं। धातु होते हैं, धातु की तो प्रकृति होती है कि वो कठोर होते हैं और उनको अगर पीटा जाए तो वो बढ़ जाते हैं, आघात वर्धनीय, ठीक है। जिनमें से केवल मरकरी को छोड़कर, है ना, मरकरी को छोड़कर बाकी किसी को भी अगर आप लोहे किसी को भी अगर आप पीटते हो तो वो क्या हो जाते हैं? लंबाई बढ़ जाती है, वो उनका शेप बदल जाता है, उनका आकार बदल जाता है, मरकरी को छोड़कर। क्योंकि मरकरी जो होती है सामान्य तापमान पर द्रव होती है, और अगर आप इनको और गर्म करोगे तो आसानी से और द्रवित हो जाएगी ये, तो ठीक है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, ताप तथा विद्युत के चालक होते हैं। ये जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक के, ताप तथा विद्युत के चालक होते हैं, जिनमें से सिल्वर, चांदी जो होती है वो विद्युत की सबसे अधिक चालकता प्रदर्शित करती है। कि यदि हम बात करें कि समस्त अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सबसे ज्यादा विद्युत की चालकता कौन प्रदर्शित करता है, तो वो अकेला ये है सिल्वर, चांदी, ठीक है। चांदी के बाद में अगर कोई आता है तो वो है कॉपर, ठीक है। चांदी के वायर इसीलिए नहीं बना, इसीलिए क्या होता है कॉपर के वायर आते हैं। चांदी के वायर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली होता है, ये महंगा होता है, इसलिए इसके वायर नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, इसलिए कॉपर के बनाते हैं। लेकिन एक चीज और है कि भाई चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते? चांदी जो होता है वो मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ताप देने पे पिघल जाता है। तो अगर आप चांदी के तार बनाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गर्मी के कारण थोड़ा पिघल जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ये तत्व सहसंयोजक तथा धात्विक दोनों प्रकार के बंध का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ये तत्व सहसंयोजक तथा धात्विक दोनों प्रकार के बंधों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, इनके आपको बताया कि इनके N-1 D और एक NS, ठीक है। इसके अंदर तो 1 से लेकर 10 और इसके अंदर आ गया अपने पास 1,2, खाली पैलेडियम को छोड़ के उसके अंदर होता है 0, ठीक है। बाकी मोस्टली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस 1-2 इलेक्ट्रॉन के कारण तो क्या हो गया भाई, ये धात्विक बंध बनाते हैं, धात्विक बंध का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और इन वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो सकते हैं, ये सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इनको राइट डाउन करो।